हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास डिलन। आज ये हमारा 9th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कैपेसिटेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और कैपेसिटेंस को रीड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस में जनरली हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स कि दो प्लेट्स थी और उनके बीच में कुछ सेपरेशन है। ये मेरे पास फर्स्ट प्लेट है, इस पे कुछ चार्ज है। सेकंड प्लेट, इस पे ऑपोजिट नेचर का चार्ज है और सेपरेशन यहां पर डी है। तो मेरे पास यहां पर दो प्लेट्स के बीच में मैंने डिफाइन किया था कैपेसिटेंस को। उसके कुछ हमारे पास ये एक तरह से पैरेलल प्लेट्स हैं, तो जो भी कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस। उसका वैल्यू मेरे पास क्या है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। डी मेरे पास हो गया यहाँ पे सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। A हो गया एरिया ऑफ ईच प्लेट। फर्स्ट प्लेट के पास मेरे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, सेकंड प्लेट के पास सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। और यहां पर एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट कर रही है दोनों प्लेट्स के बीच में। तो मतलब कि एक तरह से कुछ एनर्जी भी स्टोर हो गया यहां पर। तो वो एनर्जी जो मेरे पास होगा वो होगा मेरे पास एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटेंस। उसको मैं बोल दूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में दोनों प्लेट्स के बीच में एक एनर्जी स्टोर कर हो जाएगा। उस एनर्जी की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। वो हमारे पास जनरली क्या होगा, द एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। वो जनरली होगा मेरे पास चार्जेस को मैंने जो ट्रांसफर किया दोनों प्लेट्स पे, मतलब और एक बैटरी को वहां पे कनेक्ट कर रखा है। मतलब कि दो प्लेट्स हैं और एक बैटरी को मैंने कनेक्ट कर रखा है। तो हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे। ठीक है, वो चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा कब तक, जब तक दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल है VA माइनस VB, वो उस पोटेंशियल जो मेरे पास सोर्स पोटेंशियल मतलब जो बैटरी का पोटेंशियल है उसके इक्वल नहीं हो जाएगा, तब तक वो दोनों प्लेट्स पे चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। एक पर्टिकुलर टाइम उसके बाद मेरे पास चार्ज फ्लो करना वहां पे बंद कर देगा। मतलब कि जो मेरे पास प्लेट्स हैं वो फुल्ली चार्ज हो गए। मतलब कि अब उनके बीच में सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और उनकी वजह से जो एनर्जी है, तो मैं उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लूंगा। और स्टूडेंट्स, जो हमारे पास कैपेसिटेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एरिया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड। Energy stored in between the plates of capacitor. ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे पास यहां पर मैं इनको कनेक्ट कर देता हूं एक बैटरी से। इस फिगर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट, और मैंने इनको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। अब मेरे पास स्टूडेंट्स जनरली क्या होगा, यहां पर चार्ज को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे। इनिशियली दोनों प्लेट्स अनचार्ज्ड हैं, मतलब से initially both the plates are uncharged. That initially both the plates are uncharged. उसके बाद मैंने जब प्लेट्स को चार्ज करना स्टार्ट किया तो एक प्लेट पे तो आ गया मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो गया, दूसरे प्लेट पे माइनस चार्ज। तो हम यहां पर कंसिडर कर लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर दोनों प्लेट्स के पास चार्ज है स्मॉल q1 माइनस q। मतलब एक प्लेट पे अगर चार्ज है प्लस q तो दूसरे प्लेट पे चार्ज हो गया माइनस q। हमने कंसिडर कर लिया।
और यहां पर डी हो गया सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, और ए मेरे पास हो गया एरिया ऑफ ईच प्लेट। अब मेरे को टोटल चार्ज कैपिटल क्यू को यहां पे ट्रांसफर करना है, मतलब मैक्सिमम चार्ज मेरे को ट्रांसफर करना है यहां पर। तो मेरे को कुछ वर्क करना होगा, तो जो भी वर्क होगा वो एक एनर्जी की फॉर्म में कैपेसिटर्स के दो प्लेट्स के बीच में स्टोर हो जाएगा। तो मैं उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लूंगा। तो मेरे पास यहां पर ये मेरे पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, और इनके प्लेट्स के बीच में मैंने कंसीडर कर लिया कि एयर और वैक्यूम है। तो मेरे को टोटल चार्ज कैपिटल क्यू को यहां ट्रांसफर करना है। इनिशियली दोनों प्लेट्स मेरे पास अनचार्ज थे, मतलब उनपे कोई भी चार्ज नहीं था। थोड़े टाइम के बाद एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आ गया, तो दूसरे प्लेट पे आ गया माइनस क्यू चार्ज, और मेरे को यहां पर बैटरी मैंने कनेक्ट कर दिया यहां पर, और इन प्लेट्स पे मैं चार्ज को ट्रांसफर कर रहा हूं। अब मैं अज्यूम कर लेता हूं मैंने स्मॉल डी क्यू चार्ज और ट्रांसफर किया प्लस क्यू प्लेट पे। तो मेरे को उसके लिए वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ से a small amount of charge dq is also transferred from one of the plate to another। और स्मॉल चार्ज डीक्यू को ट्रांसफर करने के लिए जो मैं वर्क करूंगा उसकी वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर लूंगा यहां पर। तो मुझे पता है डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी डी क्यू, मतलब कि इनिशियली दोनों प्लेट्स पे कोई भी चार्ज नहीं था। उसके बाद मैंने क्या किया, यहां पर चार्ज को ट्रांसफर करना स्टार्ट किया, मतलब कि एक प्लेट पे आ गया क्यू चार्ज, तो दूसरे प्लेट पे आ गया माइनस क्यू चार्ज। अब मेरे को स्मॉल डी क्यू चार्ज को और ट्रांसफर करना एक प्लेट पे, तो उसके लिए मेरे को कुछ वर्क करना होगा। तो वो वर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज इनटू पोटेंशियल। मेरे को यहां पर किस चार्ज को ट्रांसफर करना है, स्मॉल डी क्यू को, और वहां पर पोटेंशियल क्या है, वी। तो मेरे को यहां पर वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए हमें पता है Q is equals to CV, hence V equals to Q by C। इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं फर्स्ट इक्वेशन में। तो dW equals to Q by C इंटू में dQ। अब मेरे को इनिशियली तो दोनों प्लेट्स अनचार्ज थे, मतलब उन पे कोई भी चार्ज, जीरो चार्ज था, बट मेरे को फाइनल चार्ज की वैल्यू क्या चाहिए, कैपिटल Q। तो मैं वो वर्क यहां पे कैलकुलेट कर लेता हूं। तो मेरे पास वो वर्क होगा इंटीग्रेशन ऑफ dW विच इज इक्वल्स टू Q बाई C इंटू dQ। इनिशियली जो चार्ज जीरो, अपर लिमिट मेरे को कितना मैक्सिमम चार्ज ट्रांसफर करना है, कैपिटल Q। तो मैं ये वर्क यहां पे कैलकुलेट कर लेता हूं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dW, C कॉन्स्टेंट है तो 1 बाई सी, Q इंटू dQ, 0 टू कैपिटल Q। इंटीग्रेशन है सिंपल, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू x इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx। इसका मेरे पास क्या हो गया आंसर, x रेज टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो मेरे पास यहां पर है इंटीग्रेशन ऑफ q स्मॉल q इंटू में dq, तो वो क्या होगा, q की पावर स्मॉल q के पावर 1। तो मेरे पास इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा, q 1 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 2। तो ये मेरे पास वैल्यू हो गया q स्क्वायर बाई सी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कैपिटल Q। तो मैं इन वैल्यूज को प्लग कर देता हूं, पहले अपर लिमिट प्लेस करेंगे फिर माइनस में लोअर लिमिट। तो पास ये वैल्यू हो गया Q स्क्वायर बाई 2C माइनस 0 स्क्वायर बाई C, और ये हो गया टोटल वर्क डन, जो कि एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, वो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो U इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 2C। मेरे पास ये हो गया वर्क, मतलब टोटल वर्क एक तरह से एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया दो प्लेट्स के बीच में। अब यहां पर कैपिटल Q है मेरे पास टोटल चार्ज, C हो गया कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
देखो जो भी मैंने टोटल वर्क किया वो एक तरह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। मतलब कि कैसे स्टोर हो गया, दो प्लेट्स हैं, एक पे चार्ज पॉजिटिव, दूसरे पे चार्ज नेगेटिव, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिकल, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है यहां पर कि मतलब दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यहां पर जो मेरे पास वर्क है वो स्टोर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में। तो मेरे पास ये वर्क, मैंने किसका वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, इसका वैल्यू क्या मिला मेरे पास, U इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब मेरे पास जो टोटल वर्क है ये यूनिफॉर्मली स्टोर हो जाएगा दोनों प्लेट्स के बीच में। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने रीड आउट किया था एक प्लेट से जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस रीजन में किसी भी पॉइंट पर वो क्या थी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरा प्लेट उससे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास सेम डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक तरह से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट वो आर के ऊपर कहीं भी डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है दोनों प्लेट्स के बीच में। तो मतलब जो मेरे पास एनर्जी स्टोर हो गया वो किसी भी वॉल्यूम को मैं कंसीडर करूंगा तो उसकी वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा, कांस्टेंट। और ये हमने फाइंड आउट कर लिया टोटल वर्क, इसका वैल्यू क्या आया, क्यू स्क्वायर बाई 2c। मेरे पास नेक्स्ट है यहां पे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। Energy density is defined as electrical potential energy per unit volume। इसको मैं सिंबल स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर लूंगा और मेरे पास ये एनर्जी डेंसिटी क्या, मेरे पास टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो मेरे पास हो गया टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम का देख सकता हूं एरिया इनटू सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स डी। मेरे पास ये हो गया ए इनटू डी। एक प्लेट है, इसका एरिया ए है, ये मेरे पास डी है, तो मेरे को यहां से क्या मिल जाएगा, टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इनटू में लेंथ। लेंथ मेरे पास यहां पर क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, वो गिवन है स्मॉल डी। तो एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी कौन सा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जो मेरे पास कैपिटल यू है इसका वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट किया था, इसका वैल्यू क्या था मेरे पास, क्यू स्क्वायर बाई 2c इनटू में ए और इनटू में डी। ये मेरे पास ए और डी मेरे पास डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है। और जो मेरे पास एनर्जी डेंसिटी है वो मेरे पास क्या है, टोटल एनर्जी, मतलब ये हो गया 2 क्यू स्क्वायर बाई 2c इंटू ए डी। अब मेरे पास जो Q है ये हो गया कैपिटल Q, मतलब चार्ज ऑन ईच प्लेट। और मेरे को पता है वहां पर कुछ ना कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होगी, वो मेरे पास क्या हो गया, Q बाई ए। तो मतलब किसी भी प्लेट पे, मतलब मान लो इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल्स टू Q बाई ए, हेंस कैपिटल Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। तो मैं इस वैल्यू को यहां प्लेस कर देता हूं, तो ये वैल्यू होगा सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2CAD। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो मेरे पास क्या था, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। एनर्जी डेंसिटी विच इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर बाई 2 कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई D डिनोमिनेटर में, वो मेरे पास कहां आ गया, न्यूमरेटर में, इनटू में A इनटू में D। A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल आउट, D से D कैंसिल आउट। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो मेरे पास एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी मतलब एक तरह से डेंसिटी हमारे पास क्या होती थी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब मेरे पास अगर मैं चेक करूं यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है तो वो डिफाइन कर देगा डेंसिटी। सेम एज इट इज यहां भी मेरे पास यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो मतलब दो प्लेट्स के बीच में। तो मैंने वहां पे टर्म डिफाइन कर दिया पहले वर्क करके, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी।
उसके बाद वो एनर्जी उन दोनों प्लेट्स के वॉल्यूम के बीच में है। मतलब प्लेट का एरिया ए इंटू में जो भी दो प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है, तो एक वॉल्यूम मिल गया। मेरे को इस वॉल्यूम के यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी कौन सा, टोटल एनर्जी विच इज कैपिटल यू बाई वॉल्यूम ए इंटू डी। अब मेरे पास यहां से जो एनर्जी डेंसिटी है वो मेरे पास है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच प्लेट और उसके स्क्वायर के इक्विवेलेंट। मतलब एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिग्मा स्क्वायर। मतलब एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसका होल स्क्वायर। अब मेरे पास नेक्स्ट है, मैंने एनर्जी डेंसिटी को यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं एनर्जी डेंसिटी को इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। तो उसको मैं कैसे कर सकता हूं, यहां पे एनर्जी डेंसिटी इज सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लो मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दूं एप्सिलॉन नॉट से और इसको डिवाइड कर दूं एप्सिलॉन नॉट से, मल्टीप्लाई कर दिया एप्सिलॉन नॉट से और एप्सिलॉन नॉट से मैंने इसको डिवाइड कर दिया यहां पे, तो पास ये वैल्यू हुआ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू हो गया मेरे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट। और मेरे पास दो प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड। जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वैल्यू है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास ये वैल्यू होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो पास एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो मतलब मैंने यहां से डिफाइन कर दिया कि एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी का होल स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होल स्क्वायर। तो मैंने यहां से डिफाइन कर दिया एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिग्मा का होल स्क्वायर एंड एनर्जी डेंसिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड का होल स्क्वायर। मतलब कि यहां पर जो एनर्जी डेंसिटी है, मतलब कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी के भी होल स्क्वायर के, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके भी होल स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा वो। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें डाइइलेक्ट्रिक्स। देखो डाइइलेक्ट्रिक्स मेरे पास सब्सटेंस है, मतलब इसमें डाइइलेक्ट्रिक्स जनरली क्या है, मेरे पास एक ऐसे सब्सटेंस जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये बिहेव करेंगे इंसुलेटर्स के जैसे, बट ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है इनके बीच में। तो मेरे पास जो ऐसे सब्सटेंस होंगे ये मेरे पास होंगे डाइइलेक्ट्रिक्स। फिर से बताता हूं डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होंगे, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बट वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है। तो मेरे पास ये हुए डाइइलेक्ट्रिक्स। ये दो टाइप्स के हैं, ये हम स्टडी करेंगे, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। डाइइलेक्ट्रिक्स basically insulator which do not have dielectrics are basically insulators which do not have free electrons
hence does not conduct electricity but allows electric field to exist in it. मतलब डायलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली इंसुलेटर्स विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स hence does not conduct electricity but allows the electric field to exist in them. मतलब कि इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है. ये मेरे पास एक तरह से इंसुलेटर्स के जैसे बिहेव कर रहे हैं. इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बट फिर भी ये अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनके अंदर एग्जिस्ट कर सकता है. तो मेरे पास इनको मैं डिवाइड कर देता हूं दो कैटेगरीज में. Dielectrics basically divided into two categories. बस एक तो हो गए पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर. अब देखते हैं पोलर और नॉन पोलर क्या है. पोलर में मतलब इनके पास ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है बट मैं टोटल सिस्टम पे चेक करूंगा तो वो मिलेगा 0. बट इंडिविजुअली मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास क्या है, दे पोजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट. पोलर में consist of polar molecules which possess permanent dipole moment. कंसिस्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स विच पोजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट. मतलब कि मेरे पास ये एक सिस्टम है, मैंने एक मॉलिक्यूल लिया H2O. इसका एग्जांपल है H2O. एक तरह से हाइड्रोजन फर्स्ट और हाइड्रोजन सेकंड जो इससे अटैच्ड हैं एक तरह से एक्ट करेंगे पॉजिटिव के जैसे. एक नेगेटिव, मेरे पास डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो फर्स्ट के केस में ये हो गया P1, ये हो गया P2. जो रिजल्टेंट फाइंड आउट करूंगा मेरे पास ये जो डाइपोल है मतलब कि जो रिजल्टेंट वो मेरे पास एग्जिस्ट करेगा इस लाइन के लोग. मतलब मेरे पास हो गया परमानेंट डाइपोल मोमेंट. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो मतलब पोजेस कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट को तो वो होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स. नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब कि ये डाइपोल मोमेंट मतलब कि यहां पर डाइपोल मोमेंट है ही नहीं और बट इनको जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करूंगा तो इनका डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स होगा, वो हम स्टडी करेंगे अभी. कंसिस्ट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल consist of non-polar molecules which do not possess permanent dipole moment. तो मेरे पास इसका एक एग्जांपल हो गया H2, इसका एक एग्जांपल हो गया H2O. तो मतलब डाइलेक्ट्रिक्स को मैंने बेसिकली डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. अब हम क्या करेंगे, हमने इसमें चेक किया था कि ये एक तरह से डाइलेक्ट्रिक्स हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा इनके बीच में. मतलब कि जो डाइलेक्ट्रिक मेरे पास एक मटेरियल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जिस्ट करेगा बट उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है फिर भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है. तो उसकी हम स्टडी करेंगे वो कैसे कर रहा है. अगर मान लो मेरे पास दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर के, पॉजिटिव नेगेटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं कंसिडर कर लेता हूं मेरे पास ये कोई एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, इसको मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दूंगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में. तो इसके अंदर मेरे पास क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेंगी इसके अंदर.
मतलब इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब एग्जिस्ट करेंगे, तो उनकी स्टडी करते हैं अब। ये मेरे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और यहां पर मेरे पास ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को प्लेस कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा, जो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं ई नोट। ई नोट मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरे पास स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा, ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसमें जनरली क्या होगा, मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ डायपोल्स ऐसे हैं। बट इस सब्सटेंस को, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो मेरे पास यहां पर जनरली क्या होगा, ये अपने आप को अलाइन कर लेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। और जनरली यहां पर ये सोन सेम ऐसे ये होंगे इसमें थ्रू आउट द रीजन। इन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया। अब मेरे पास एक तरह से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गए। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में जो एक प्लेट है इनसाइड में, मान लो ये मेरे पास प्लेट का जो ये बी पार्ट है, ये ए पार्ट है, जो बी प्लेट है, बी प्लेट पे मेरे को लगेगा कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, और जो ए प्लेट है उस पर मेरे को लगेगा सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर इंड्यूस कर दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने। मतलब कि जैसे ही मैंने डाइपोल मतलब कि एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, इसके अंदर जो डाइपोल्स हैं उन्होंने अपनी ओरिएंटेशन चेंज करना स्टार्ट कर दिया। और चेंज करना स्टार्ट कर दिया मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है ये पोलराइज होना स्टार्ट हो गया। पोलराइज होना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो इसके अंदर जो डाइपोल्स हैं उन्होंने अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करना स्टार्ट कर दिया इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं बोल सकता हूं जो मेरे पास डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है ये पोलराइज्ड हो गया। तो अब मेरे पास यहां पर फाइंड आउट करना है इनकी पोलराइजेबिलिटी, लाइक मतलब ये कैसे अपने आप को पोलराइज कर रहे हैं यहां पे। तो मेरे पास ये जो प्लेट्स हैं, ये मेरे पास डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज। तो मेरे पास इस रीजन में तो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारे पास सेम वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास पहले था, ई नोट। बट इनसाइड में ई नोट तो है इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया, यहां पे इंड्यूस हो गया ऑपोजिट डायरेक्शंस में। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पर ई नेट, वो होगा मेरे पास वेक्टर सम ऑफ ई नोट प्लस वेक्टर सम ऑफ ई इंड्यूस्ड। अब मेरे पास ई नोट और इंड्यूस्ड ऑपोजिट डायरेक्शंस में, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 180 डिग्री। तो मैं सेम अगर इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूंगा तो क्या होगा, अंडरूट में ए स्क्वायर की जगह ई नोट स्क्वायर प्लस ई इंड्यूस का होल स्क्वायर प्लस 2 ई नोट इंड्यूस इंटू कोस थीटा। और थीटा मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे ई नोट और ई इंड्यूस्ड ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो थीटा 180, तो कोस 180 -1। मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इसका जो मैग्नीट्यूड है मेरे पास वो होगा मेरे पास ई नोट माइनस ई इंड्यूस्ड। मतलब इसके अंदर कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बट उसकी वैल्यू क्या हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरेटिव में कम। तो मतलब मैं बोल सकता हूं यहां पर जो जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है इसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, तो इसके अंदर के जो डाइपोल्स हैं उन्होंने अपने आप की ओरिएंटेशन करना चेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है ये पोलराइज हो गया यहां पे।
तो मेरे पास ई नेट, और इस ई नेट को मैं बोल सकता हूं ई। यहां पर मैंने एक टर्म को डिफाइन किया, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब मेरे पास यहां पे एक टर्म है पोलराइजेशन, इसको मैंने डिफाइन कर लिया है पोलराइजेबिलिटी। ये पोलराइजेबिलिटी मेरे पास क्या है? डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और जो मेरे पास पोलराइजेबिलिटी है ये मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द ई। ये क्या, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हो गया, मेरे मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ डायरेक्ट्रिक सब्सटेंस में, ई नोट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों को माइनस करूंगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को ई, नेट ई हो गया मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं यहां पर रिमूव करूंगा, तो P इज इक्वल्स टू काई ई इंटू ई, और काई मेरे पास यहां पे हो गया इलेक्ट्रिकल ससेबिलिटी, मेरे पास हो गया इलेक्ट्रिकल मेरे पास इलेक्ट्रिक ससेबिलिटी, ये मेरे पास है मेजर ऑफ डाइपोल्स अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसमें जो डाइपोल्स हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में, वो कैसे अलाइन हो गए विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मेरे पास क्या होगी टर्म इलेक्ट्रिकल ससेबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेबिलिटी काई ई, इलेक्ट्रिकल ससेब is the measure of number of dipoles aligned with the applied electrical field। तो मतलब इलेक्ट्रिक ससेबिलिटी इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ डाइपोल्स अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये में भी 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हो गया, मतलब उसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में, उन दोनों में रिलेशन क्या है, तो तुम उसको इस टर्म से डिनोट कर सकते हो, लाइक पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड, जो उसको माइनस कर दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में से, तो मेरे पास क्या बचा नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड। स्टूडेंट्स ये देख सकते हो तुम यहां पे, लाइक मेरे पास ये जो टर्म है ना E इक्वलेंस टू ई नोट माइनस ई इंड्यूस, तो मेरे पास जो E है यहां पर, ये क्या होगा मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। नेक्स्ट करते हैं यहां पे कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से मतलब मैं कैपेसिटर से मेरे पास कैसे भी, कैपेसिटर कैसा है, ये मेरे पास जो है एक सिंबल, ये मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कैपेसिटर को। अब इसके पास एक प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट नेगेटिव है, इसकी स्टडी करेंगे। तो हमारे पास मान लो एक कैपेसिटर तो नहीं, बहुत सारे कैपेसिटर्स भी हो सकते हैं, 2 3 4 एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ। तो मेरे पास इनकी मैं स्टडी करूंगा यहां पर। तो स्टूडेंट्स देखो ये यहां पर जनरली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो मेरे पास यहां पर 2 टर्म्स को मैं डिफाइन करूंगा। फर्स्ट होगा मेरे पास कैपेसिटर्स इन सीरीज, नेक्स्ट होगा कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ये सेम ऐसा ही है जो हम क्लास 10th में हमने थोड़ा सा रीड आउट किया था, लाइक वायर्स के लिए उनका जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते थे सीरीज में और पैरेलल में, जो रजिस्टर्स हमारे पास होते थे ना,
हमने कंसिडर किया था एक लेंथ, मान लो एक वायर कंसिडर कर लिया हमने 40 सेंटीमीटर का, और उसका कुछ रेजिस्टेंस है 1 ओम। अगर मैं सेम वायर लू 40 सेंटीमीटर का जो कि सेम मटेरियल से बना हुआ है, अगर उसको मैं उसके साथ अटैच कर दूं, एक एंड को दूसरे एंड से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, और उनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दे, तो अब हो गया 80 मीटर, ठीक है। तो 80 मीटर मतलब 40 में 1 ओम, नेक्स्ट में फिर से 1 ओम, तो दोनों वायर्स किस में हो गए, सीरीज में। अगर मान लो दोनों टर्मिनल्स को अक्रॉस ऐसे कनेक्ट कर दे कि एक टर्मिनल को एक टर्मिनल से, दूसरे टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से, तो ये दोनों वायर्स अब हो गए पैरेलल में। तो सेम ऐसे ही मेरे पास जो कैपेसिटर्स हैं इनको मैं कनेक्ट करूंगा सीरीज में और पैरेलल में। तो इनके स्टडी करते हैं फर्स्ट कैपेसिटर्स सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो मेरे पास ये है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, अगर मान लो मैं कंसीडर कर रहा हूं मेरे पास 3 कैपेसिटर्स है और उनको मैंने कुछ ऐसे कनेक्ट कर दिया, लेकिन मेरे पास ये एक कैपेसिटर है और ये कोई दूसरा कैपेसिटर है और ये कोई तीसरा कैपेसिटर है। ए और बी टर्मिनल्स के क्रॉस मैंने 3 कैपेसिटर्स को ऐसे कनेक्ट कर दिया। लाइक जो फर्स्ट कैपेसिटर उसके पास कैपेसिटेंस C1, C2 और C3। अब इन तीनों कैपेसिटर्स को अगर मैं एक बैटरी से कनेक्ट करूं जिसका पोटेंशियल V है, तो इन तीनों के थ्रू इनका कोई भी कैपेसिटेंस की वैल्यू इनके अंदर हो, मतलब इन दोनों ये जो 3 कैपेसिटर्स हैं इनके अंदर मेरे पास कैपेसिटेंस की कोई भी वैल्यू हो, तो बट इनमें जो चार्ज फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा सेम, मतलब जो पोटेंशियल है वो यहां पर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर कैपेसिटर C1 में पोटेंशियल है V1 तो और C2 में V2, C3 में V3, तो पोटेंशियल में पता स्केलर क्वांटिटी, तो नेट पोटेंशियल V जो हमने अप्लाई किया बैटरी के थ्रू वो इक्विवेलेंस होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो बस ये हो गया नेट कैपेसिटेंस। मेरे पास जो नेट पोटेंशियल है यहां पे, मतलब एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया C1, C2 और C3 में, तो इनमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है सेम फ्लो कर रहा है। अगर प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू, तो यहां भी प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो पास जो ये कॉम्बिनेशन है इसे सेम करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। C1 के क्रॉस पोटेंशियल है V1, C2 के क्रॉस पोटेंशियल है V2, C3 के क्रॉस पोटेंशियल है V3। तो पास जो एक कॉम्बिनेशन हुआ, ये कॉम्बिनेशन हुआ कैपेसिटर्स इन सीरीज। मतलब सीरीज में मेरे पास जो चार्ज है वो सेम फ्लो करेगा, C1 के ऊपर भी सेम चार्ज, C2 के ऊपर भी सेम चार्ज, C3 पे भी सेम चार्ज, बट जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट होगा। अगर मेरे पास कैपेसिटेंस क्या है अनइक्वल, मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है यहाँ पे डिफरेंट, लाइक मैंने C1, C2 और C3 कंसिडर कर लिया इन कैपेसिटेंस की वैल्यूज को। तो मेरे पास जो पोटेंशियल है जो बैटरी अप्लाई किया, तो पोटेंशियल क्या हो गया मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट V1, V2 और V3 की फॉर्म में। इसको हम थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। ए सेट ऑफ कैपेसिटर्स is said to be in series. A set of capacitors is said to be in series if the charging of the capacitor is done through a single path and also the applied potential difference is divided across the
capacitors. मतलब a set of capacitors is said to be in series if the charging of the capacitor is done through the single path and also the applied potential difference is divided across the capacitors. तो मतलब जो पोटेंशियल मैंने अप्लाई किया V, ये डिवाइड हो गया, मतलब ये सम होगा इंडिविजुअल पोटेंशियल्स के इक्विवेलेंस. तो C1 पे पोटेंशियल V1, C2 पे पोटेंशियल V2 एंड C3 पे पोटेंशियल V3. तो मेरे पास हो गया V इक्वलेंस टू V1 प्लस V2 प्लस V3. तो मेरे पास ये हो गया यहां पे नेट पोटेंशियल. अब मेरे पास जो फर्स्ट कैपेसिटेंस है उस पर जो चार्ज है वो मेरे पास क्या है Q. सेकंड कैपेसिटेंस C2 उस पर भी चार्ज क्या है Q. थर्ड कैपेसिटेंस पे भी चार्ज क्या है Q. तो मेरे पास Q इक्वलेंस टू CV हमें पता है. तो फर्स्ट कैपेसिटेंस पे Q इक्वलेंस टू C1 इंटू V1, Q इक्वलेंस टू C2 इंटू V2. ये होगा ऑन फर्स्ट कैपेसिटेंस C1, ऑन फर्स्ट कैपेसिटेंस सेकंड कैपेसिटेंस C2. थर्ड कैपेसिटेंस पे Q इक्वलेंस टू C3 V3 विच इक्वलेंस टू C3. तो मेरे पास अब यहां पे स्टूडेंट्स इस टर्म को मैं रिप्लेस कर सकता हूं लाइक V इक्वलेंस टू V1 Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3. तो पास हो गया नेट पोटेंशियल V. ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरे पास हम क्या करेंगे, हम कंसिडर कर लेते हैं जो तीनों कैपेसिटेंस हैं उसको मैं रिप्लेस कर देता हूं एक इंडिविजुअली सिर्फ एक कैपेसिटर से. लाइक ये 1 2 और 3 कैपेसिटेंस हैं, बैटरी से कनेक्टेड हैं. इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं लाइक C1 C2 C3 को एक इंडिविजुअली एक कैपेसिटेंस है, उसको मैं रख देता हूं CS, मतलब कैपेसिटर्स इन सीरीज. इस कैपेसिटेंस पे भी अब जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा V, क्योंकि जो भी पोटेंशियल यहां पर है वही पोटेंशियल यहां भी होगा, क्योंकि मेरे पास पोटेंशियल क्या होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ऑन ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स. तो मतलब यहां पर एक कैपेसिटर है तो उस पर पोटेंशियल होगा V. अब मेरे पास जो चार्ज है वो होगा सेम Q एंड माइनस Q. तो मेरे पास अब इस केस में Q इक्वलेंस टू C इंटू V और C मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे CS इंटू V. तो मैं V टर्म को रिप्लेस कर सकता हूं V इक्वलेंस टू Q बाई CS. ये मेरे पास हुआ फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म. तो सेकेंड टर्म का जो V का वैल्यू है इक्वेशन वो फर्स्ट इक्वेशन में V की जगह रिप्लेस कर देंगे. तो मेरे को ये मिल गया यहां पर Q बाई CS इज इक्वलेंस टू Q बाई C1, Q बाई C2 एंड Q बाई C3. Q कैंसिल आउट. तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, तो 1 बाई CS इज इक्वलेंस टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3. तो मेरे पास ये हो गया नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज. तो CS हो गया मेरे पास नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज. अब मेरे पास मान लो यहां पर मेरे को एनर्जी फाइंड आउट करना हो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए, तो मैं वो कैसे फाइंड आउट करूंगा. तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स. यहां पर हमने फाइंड आउट किया था कि जो टोटल आज के जो लेक्चर जब हमने स्टार्ट किया स्टार्टिंग में, तो हमने एक टर्म फाइंड आउट किए थे वहां पे टोटल वर्क डन, मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड हो गया कैपेसिटर्स के बीच में, उसकी वैल्यू को मैंने फाइंड आउट किया था. वो वैल्यू क्या था मेरे पास U इक्वलेंस टू Q स्क्वायर बाई 2C. अब मेरे पास जो कैपेसिटेंस इन सीरीज है यहां पर, इसमें देखो स्टूडेंट्स जनरली क्या है यहां पर जो मेरे पास सीरीज में जो कैपेसिटेंस हैं इन सब के अक्रॉस चार्ज सेम है. तो Q का वैल्यू क्या होगा यहां पे कांस्टेंट, और जो नीचे टर्म है लाइक Q स्क्वायर बाई 2 इंटू C, तो मतलब ये हो गया नेट कैपेसिटेंस. अब मेरे पास तीनों कैपेसिटेंस मेरे को पता है सीरीज में है, तो इस C को मैं रिप्लेस कर देता हूं CS से. लाइक जो भी हमने इंडिविजुअल कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लिया तीनों कैपेसिटर्स के लिए, उसकी वैल्यू को मैं यहां पर रिप्लेस कर दूंगा. तो मेरे को मिल जाएगा यहां पर एनर्जी, टोटल एनर्जी. तो बस टोटल एनर्जी क्या होगा स्टूडेंट्स यहां पर टोटल एनर्जी इज Q स्क्वायर बाई 2 इंटू CS एंड Q स्क्वायर बाई 2 चार्ज कांस्टेंट है तो 1 बाई CS विच इज इक्वल टू 1 बाई C1, 1 बाई C2
and 1 by C3, which is equivalent to U equivalent to Q square by 2C1, Q square by 2C2, Q square by 2C3, which is equivalent to U1 plus U2 प्लस U3। अब मेरे पास ये क्या हो गया, टोटल एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C1 प्लस Q स्क्वायर बाई 2C2 प्लस Q स्क्वायर बाई 2C3। तो बस ये हो गया मेरे पास टोटल एनर्जी। मतलब कि अब मैं यहां पर अगर स्टूडेंट्स मेरे को फाइंड आउट करना हो एनर्जी डेंसिटी, तो क्या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो मेरे क्या मिल जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3। ये जो हमने आज का जो लेक्चर स्टार्ट किया यहां पर, ये टर्म था ना टोटल एनर्जी जो हमने फाइंड आउट किया था, विच इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C। तो इस C को मैंने रिप्लेस कर दिया, यहां पर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए CS, C1, C2 और C3 से, मतलब 1 बाई CS विच इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अगर मेरे को मान लो फाइंड आउट करना हो एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी मेरे पास क्या है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो उसका वैल्यू भी तुम रिप्लेस कर सकते हो, सेम आंसर आ जाएगा, सेम ऐसे ही। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सेम सिग्मा स्क्वायर। इसके वैल्यू को पुट कर दो वहां पर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में क्या है, एक साइड के कैपेसिटर्स के टर्मिनल को मैं एक एंड से कनेक्ट कर दूंगा, दूसरे साइड के उसके टर्मिनल्स को मैं दूसरे एंड से कनेक्ट कर दूंगा। तो जो ऐसा कॉम्बिनेशन होगा कैपेसिटर्स का, तो मैं उसको बोल सकता हूं कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अब मेरे पास नेक्स्ट इस केस में मेरे पास जो पोटेंशियल होगा C1, C2 और C3 के पास, और अगर बहुत सारे कैपेसिटर्स और हैं तो उनके पास भी जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम। मैं यहां पर तीन कैपेसिटर्स को कंसीडर कर रहा हूं, C1, C2 और C3। तीनों को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया कि C1, C2 और C3 के एक प्लेट को मैंने कनेक्ट कर दिया एक पॉइंट से, दूसरे टर्मिनल्स के दूसरे प्लेट को कनेक्ट कर दिया मैंने दूसरे टर्मिनल से। तो पास जो ये अब कॉम्बिनेशन होगा, ये होगा मेरे पास कैपेसिटर्स इन पैरेलल। इसको लाइक मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूं, ये मेरे पास कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2 और ये मेरे पास कैपेसिटेंस C3। एक प्लेट को मैंने एक साइड कनेक्ट कर दिया, दूसरे पॉइंट से मैं दूसरे टर्मिनल्स को कनेक्ट कर देता हूं, और इनको मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के अक्रॉस। जिसका पोटेंशियल है V। अब C1, C2 और C3 में मेरे पास जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू होगी सेम। बट जो चार्ज फ्लो करेगा अब वो डिवाइड कर लेगा। लाइक अगर मेरे पास यहां पर कैपिटल Q चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो इस पॉइंट पे होगा चार्ज ट्रांसफर Q1, यहां पे चार्ज Q2 और यहां पे चार्ज Q3। मतलब जो नेट चार्ज है इस जंक्शन पे उसने अपने आप को डिवाइड कर लिया। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो मैं एल्जेब्रिक सम कर सकता हूं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो बस ये हो गया यहां पर नेट चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर्स। अब मेरे पास यहां पर है, इसको मैं डिफाइन कर देता हूं लाइक व्हेन टू और मोर कैपेसिटर are said to be connected in parallel so that potential difference among them remains the same।
अब मेरे पास यहां पर जनरली क्या है, तीनों कैपेसिटर को मैं रिप्लेस कर देता हूं एक इंडिविजुअली एक कैपेसिटर से। इसको रिप्लेस कर देता हूं एक कैपेसिटर से, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। तो एक जो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स इन पैरेलल, तो इसमें भी जो भी पोटेंशियल है मेरे पास वही सेम पोटेंशियल यहां भी, चार्ज क्यू ट्रांसफर हो रहा है यहां पे। अब मेरे पास जो C1 C2 C3 है, इस केस के लिए मेरे को पता है Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब मैं यहां पर क्या करूंगा स्टूडेंट्स कि Q1 Q2 और Q3 के वैल्यू को प्लेस कर देता हूं। तो कैसे कर सकते हैं, Q1 इज इक्वल्स टू C1 इंटू V, Q2 इज इक्वल्स टू C2 इंटू V, Q3 इज इक्वल्स टू C3 इंटू V। और जो मेरे पास यहां पर है एक कॉमन, इसमें है Q इक्वल्स टू CP इंटू V। इन टर्म्स को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में प्लग कर दूंगा। तो मेरे पास यहां पर जो पोटेंशियल है वो कॉमन है, तो मेरे को मिल जाएगा यहां पर कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज C1 प्लस C2 प्लस C3। मेरे पास जो ये वैल्यूज है कैपेसिटेंस के सीरीज में मिल गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और कैपेसिटेंस इन पैरेलल C1 प्लस C2 प्लस C3। अब मैं सेम यहां पर हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा लाइक स्टूडेंट्स आपको। लाइक अब हम करते हैं इसमें नेक्स्ट कि एनर्जी को मैं फाइंड आउट करता हूं यहां पे। तो U इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 2C एंड कैपिटल Q इक्वल्स टू C इंटू V। तो इस वैल्यू को मैं रिप्लेस कर देता हूं यहां पर। तो U इक्वल्स टू हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C विच इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, और इसकी वैल्यू को मैं फाइंड आउट कर रहा हूं पैरेलल में। तो बस टोटल एनर्जी अक्रॉस पैरेलल इज इक्वल्स टू हाफ, यहां पर पैरेलल में पोटेंशियल की वैल्यू सेम, तो वैल्यू होगा मेरे पास V स्क्वायर बाई 2 इंटू में CP, एंड यहां पर मैंने तीन कैपेसिटेंस कंसिडर किए, तीनों कैपेसिटेंस मेरे पास यहां पर पैरेलल में है। तो पास ये वैल्यू होगा V स्क्वायर बाई 2 C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पास ये हो गया मेरे पास मतलब एनर्जी, टोटल एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जो टोटल एनर्जी मेरे पास हुआ यहां पर वो मेरे पास हुआ हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर प्लस हाफ C3 V स्क्वायर। तो मेरे पास हाफ CV स्क्वायर, वोल्टेज सेम है, तो मैं टोटल एनर्जी अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3। मतलब मैंने यहां पर जनरली क्या किया, मेरे पास तीन कैपेसिटर्स हैं, तीनों कैपेसिटर्स अब मेरे पास किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मेरे पास यहां पर जनरली क्या हुआ कि वोल्टेज रिमेन्स सेम। तो अगर वोल्टेज सेम है मेरे पास यहां पर स्टूडेंट्स, तो जनरली क्या होगा कि वोल्टेज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो हाफ CV स्क्वायर, तो V तो है कॉमन, बट जो C1 C2 और C3 ये वैल्यूज है डिफरेंट। तो बस टोटल एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटर्स इन पैरेलल इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3। मेरे पास ये आंसर आया मेरे पास इन पैरेलल। जो हमने सीरीज में चेक किया था उसमें मेरे पास क्या था, US विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3। मेरे पास ये हुआ, अगर तीनों कैपेसिटेंस सीरीज में है तो भी एनर्जी सेम U1 प्लस U2 प्लस U3, और अगर तीनों कैपेसिटेंस पैरेलल में है तो भी एनर्जी सेम U1 प्लस U2 प्लस U3। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जनरली हमने यहां पर आज क्या स्टडी किया कि मेरे पास तीनों कैपेसिटेंस चाहे पैरेलल में हो या फिर सीरीज में, उनके अक्रॉस जो एनर्जी है वो क्या रहेगा, सेम। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे।